गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? जब भी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं सबको मेरा नमस्कार। क्या हाल चाल बच्चा पार्टी? सब कुछ कैसा? एकदम बढ़िया, मस्त। तो बेटा आज हम फाइनल लेक्चर, 2 लेक्चर में हम इस चैप्टर को कवर कर रहे हैं क्लास 9 का, जिसमें से पहला वीडियो मैं बना चुका हूँ। जिसने अभी फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का पहला वीडियो नहीं देखा तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो वहाँ जाके देख ले। मैं जैसे कि मैंने बोला था कि हमारे इस साल के सिलेबस में यानी 2023 के अंदर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं है, बट इस वीडियो में मैं मेजरली वही कवर कराने वाला हूँ और 2 से 3 मिनट में मैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कराऊंगा। तो जिनको सिर्फ ओनली सिलेबस जितना करना है तो वो न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ने के बाद यहाँ से जा सकते हैं। अदरवाइज जिसको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ना है, ठीक है, जैसे कि मैंने बोला था कि आप किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं 9th के बाद, ठीक है, तो उसमें इसका यूज़ होता है। सेकेंडरी जो बेटा 11th में बच्चे हैं, अगर वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का बेसिक पढ़ने आए हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो कारगर रहेगी, ठीक है। तो बिना समय गवाए मैं आपको बता दूं, चैप्टर का नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इसका हम कर रहे हैं पार्ट 2, जिसमें से मैं न्यूटन के सेकंड लॉ तक पढ़ा चुका हूं। जिन्होंने ये नहीं देखा है प्लीज़ जाकर मेरी वीडियो देख लें। तो अब बात करते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन की, या फिर न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन का तीसरा नियम, ठीक है। क्या कहता है बेटा न्यूटन सबका तीसरा नियम? क्या कहता है? कहता है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कहता है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कहने का मतलब क्या है मेरे बच्चे? चलो मैं आपको समझाता हूं कि अगर आप किसी भी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स एक्ट करेंगे, मान लेते हैं F, तो वो बॉडी भी आपके ऊपर वही सेम फोर्स एक्ट करेगी बट अपोजिट इन डायरेक्शन। आप ये मेरी बात समझो कि अगर तीसरा नियम क्या कहता है? बड़ा प्यारा नियम है बेटा। कहता है कि जो भी आप क्रिया करोगे सेम उसी क्रिया के अनुरूप आपको प्रतिक्रिया मिलेगी। यानी कि अगर आप जैसे एग्जांपल के तौर पे समझो, जैसे कि आपकी कोई टेनिस की बॉल या कोई सी भी बॉल है, आप उसको दीवार पे जिस फोर्स से मारते हो वो बॉल दीवार से उसी फोर्स से आपकी तरफ वापस आती है। कहने का मतलब अगर कोई ए ऑब्जेक्ट है और यानी कोई बी ऑब्जेक्ट है, अगर ए ऑब्जेक्ट बी पे फोर्स लगा रहा है FAB, क्या लगा रहा है? FAB, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ बी भी एक फोर्स लगाएगा जो कि ए के ही बराबर होगा। ए जितनी फोर्स लगा रहा है, सपोज करो ए 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, तो बी भी 10 न्यूटन की फोर्स लगाएगा। बी भी क्या लगाएगा? 10 न्यूटन की फोर्स लगाएगा बट अपोजिट इन डायरेक्शन लगाएगा। एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना? समझ आ रहा है? यानी ये जो ए ऑब्जेक्ट इस पे बी पे फोर्स लगा रहा है FAB, ये फोर्स बराबर होगा जो बी लगा रहा है FBA। ये दोनों फोर्स आपस में बराबर रहेंगे बट यहाँ नेगेटिव साइन आएगा। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? कि ए बी पे फोर्स लगा रहा है FAB और बी ए पे फोर्स लगा रहा है FBA, जो कि नेगेटिव डायरेक्शन में, दैट्स वाई नेगेटिव साइन लगा रहा है। अपोजिट डायरेक्शन में मतलब अगर आप किसी पे फोर्स लगा रहे हो सपोज कर लो इस डायरेक्शन में, तो वो चीज आपको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। और अपोजिट डायरेक्शन को शो करने का तरीका क्या है? नेगेटिव साइन। या नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है बेटा? नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि ये फोर्स जो है ये फोर्स बराबर है, और ये नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि ये फोर्स जिस डायरेक्शन लग रही है ये फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। जैसा कि आपको समझ आ गया होगा न्यूटन का तीसरा नियम बड़ा सिंपल सा है। एक बार मैं पहला नियम और दूसरा नियम रिकॉल करा दूं, जहां पर पहला नियम ये कहता था कि कोई भी बॉडी जब तक रेस्ट पर या जब तक यूनिफॉर्म मोशन करेगी जब तक कोई इस पे अनबैलेंस फोर्स ना लग जाए। और दूसरा नियम कहता था कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। जो फोर्स होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और न्यूटन सबका तीसरा नियम कहता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जो भी आप एक्शन करोगे उस सेम एक्शन का जितना फोर्स आप लगाओगे उतना ही फोर्स आपको वापस में मिलेगा बट अपोजिट डायरेक्शन में। यही हमारा तीसरा नियम कहता है। बेटा समझ आया? थर्ड नियम क्या कहता है न्यूटन साहब का? तीसरा नियम एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यही तीसरा नियम कहता है। ये बात ध्यान रखेंगे क्योंकि कंजर्वेशन वाले में अब इसी का इस्तेमाल करके हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम समझते हैं।
इसी का इस्तेमाल करके हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम समझते हैं। बेटा जिनको जो 9th क्लास में 2023 में पढ़ रहे हैं, जिनको सिलेबस के रिगार्डिंग करना था, तो वो सारा कुछ मैं पहली वीडियो में कवर कराया था, सिर्फ ये एक लॉ छोड़ के आया था जो कि मैंने इस वीडियो में कवर करा दिया। तो आपका सिलेबस के रिगार्डिंग ये कंप्लीट हो चुका है। बाकी अब जिनको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखना है वो चलो मेरे साथ आगे बनो। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है ये? बेटा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बात एक ही है। क्या कहता है ये नियम क्या कहता है? ये नियम कहता है कि किसी भी सिस्टम का ठीक है बेटा, किसी भी सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम हमेशा बराबर रहता है फाइनल मोमेंटम के। किसी भी सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम हमेशा फाइनल मोमेंटम के बराबर रहता है, यानी कि नेट मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है, खर्च नहीं होता। जितना है फाइनली इनिशियली उतना ही आपको फाइनली नेट मोमेंटम मिलेगा। मोमेंटम कहीं पर वेस्ट नहीं होता, इनिशियली मोमेंटम हमेशा फाइनल मोमेंटम के बराबर रहता है। यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बताता है कि मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है, मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। चलो इसका प्रूफ देखते हैं, और यहां से इसका एक फॉर्मूला निकालते हैं। इसका प्रूफ देखते हैं। देखो बेटा, बिफोर द कोलिजन, मान लेते हैं जब कोलिजन नहीं हुआ। कोलिजन क्या होता है या क्या बात हो रही है, जरा ध्यान से समझो। हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नंबर ए, या इसको मान लेते हैं ऑब्जेक्ट नंबर जो भी है इसका m1 मास है, और एक ऑब्जेक्ट हमारे पास m2। एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास m1 और एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास m2। मान लेते हैं ये इनिशियल स्पीड से चल रहा है u1 और ये अपनी इनिशियल स्पीड से चल रहा है u2। ठीक है, उसके बाद ये दोनों टकराते हैं, और टकराने के बाद अपना मोमेंटम चेंज करते हैं। यानी दो बॉडी जब आपस में टकराती है और अपना मोमेंटम चेंज करती है, उस प्रक्रिया को कोलिजन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलिजन कहते हैं। तो कोलिजन से पहले दोनों मस्त एकदम बढ़िया अपना मास लेके एकदम किसी इनिशियल वेलोसिटी से चल रहे थे, फिर हो गया इनके बीच में कोलिजन हुआ, तो m1 वाले भाई साहब और m2 वाले भाई साहब ये दोनों आपस में क्या हो गए, टकरा गए। तो इन्होंने कुछ फोर्स लगाई होगी भाई साहब F12, तो इन्होंने भी तो कुछ फोर्स लगाई होगी F21। समझ रहे मेरी बात? ठीक है, अच्छा चलो बात समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। आफ्टर कोलिजन क्या हुआ? आफ्टर कोलिजन भाई दोनों टकराने के बाद दोनों की वेलोसिटी में चेंज आ गया होगा। तो इन भाई साहब ये चलने लग गए v1 वेलोसिटी से, और ये वाले भाई साहब चलने लगे किसी v2 वेलोसिटी से। चलिए इसको समझते हैं। बेटा हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? इनिशियल सिस्टम, देखो ये पूरा सिस्टम है एक, ये दो मास का पूरा एक सिस्टम है। ठीक है, ये दो मास का पूरा एक सिस्टम है। बेटा इसका मोमेंटम बताओ। इसका मोमेंटम होगा, अगर मैं इनिशियल मोमेंटम की बात करूं, किसकी बात करूं? इनिशियल मोमेंटम की बात करूं पूरे सिस्टम के, पूरा सिस्टम का अगर मैं इनिशियल मोमेंटम की बात करूं तो क्या हो जाएगा? इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा m1 u1, इस चीज का मोमेंटम m1 वाले का, प्लस में m2 u2। जिसको बेटा मोमेंटम नहीं पता, मोमेंटम को p से डिनोट करते हैं। मोमेंटम का बराबर फॉर्मूला होता है m इंटू में v, मास इंटू में वेलोसिटी। तो हमारे पास इनिशियली जो मोमेंटम आ रहा है हमारा पूरे सिस्टम का, वो कितना आया? m1 u1 प्लस में m2 u2, इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम आया। और फाइनली मोमेंटम क्या आता है बेटा? फाइनल मोमेंटम जरा देखो, फाइनल मोमेंटम होता है कि m1 v1 प्लस में m2 v2। देखो ये फाइनल पूरा सिस्टम है, ये हमारा वही सिस्टम m1 और m2 वाला, दोनों का मोमेंटम निकाल लिया और दोनों के मोमेंटम को क्या कर दिया? जोड़ दिया। ये हमारा फाइनल मोमेंटम। और अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ये मोमेंटम इस मोमेंटम के बराबर आना चाहिए। इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर आना चाहिए, क्योंकि मोमेंटम कंजर्व रहता है। हाँ भाई तेरा ध्यान कहाँ है? इधर देख यार बोर्ड पे। ठीक है, हाँ भाई तुम सही बोल रहा हूँ। कई बार तुम लोग ध्यान से इधर उधर देखने लग जाते हो, तुम ही से बात कर रहा हूँ। ठीक है, जरा देखो, लुक एट द बोर्ड। तो क्या बेटा, इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के क्या हो जाता है? बराबर। अब इसको प्रूफ करते हैं। तो जरा ध्यान से देखो, जब कोलिजन हुआ तो दोनों ने एक दूसरे पे क्या लगाई? फोर्स लगाई। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन साहब के तीसरे नियम के अनुसार
एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी M1 भाई साहब ने इस पे क्या लगाया होगा, F12 फोर्स लगाया होगा, तो M2 ने भी इस पे क्या लगाया होगा, F21, और जो कि अपोजिट डायरेक्शन का होगा तो माइनस साइन लगेगा बेटा, ठीक है। और जिनको फोर्स का फॉर्मूला नहीं पता तो मैं उनको दोबारा बता दूं, ये मैं बता रहा हूं जैसे कि पहली वीडियो में बता चुका हूं। फोर्स का फॉर्मूला एक ही होता है, m ब्रैकेट में v माइनस यू अपॉन टी, एक ये होता है, और एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है m इंटू में a। जिनको नहीं पता जरा देखते चलो, ठीक है। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ये बढ़िया वाला पहले वाला, ठीक है। तो m1 फोर्स लगा रहा है, m12, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, f, क्योंकि सॉरी f बराबर में m1, और पहले वाले मास की हो रही है तो v1 माइनस u1 अपॉन में t, बराबर माइनस का साइन, इसमें क्या, ये सेकंड वाला मास भी इस पे फोर्स लगा रहा है, तो क्या हो जाएगा m2 v2 माइनस u2 अपॉन में t। आ रहा है समझ में बेटा, ये इस पे कुछ फोर्स लगा रहा होगा, ये सेम फोर्स लगा रहा होगा बट अपोजिट डायरेक्शन में, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। चलो एक काम करो, टाइम सेम लगेगा दोनों में फोर्स लगाने का, भाई जितने टाइम में वो लगा रहा उतने टाइम में तो वो लगा रहा है, टाइम तो सेम रहेगा, टाइम से टाइम कट गया, मल्टीप्लाई करो उसको अंदर, m1 v1 माइनस m1 u1 बराबर में, ये माइनस का साइन है, m2 v2 माइनस m2 u2, ये माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो m2 v2 प्लस m2 u2, यहाँ आ गया m1 v1 माइनस m1 u1, ये u1 वाला माइनस का इधर भेज दो और ये v2 वाला इधर है, इधर भेज दो, तो आ जाएगा m1 v1, ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा m1 m2 v2, ये वाला माइनस का इधर आके हो जाएगा प्लस, और ये वाला इधर माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो m1 u1 प्लस में m2 u2। जरा देखो मेरे बच्चे, जरा देखो, ये m1 प्लस m1 u1 प्लस m2 u2 क्या था, क्या यही तो इनिशियल मोमेंटम था, और m1 v1 प्लस m2 v2 ये क्या फाइनल मोमेंटम था, बिल्कुल सर। तो देखो ना, फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम के बराबर आ गया। अरे यही तो बोलता था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्या बोलता था कि भैया इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर रहता है, क्योंकि मोमेंटम कंजर्व रहता है। इसको हमने समझा भी और इसको हमने प्रूव भी करा, ठीक है। सबको समझ आया क्या बेटा, सबको समझ आया? समझ आया तो उसको जल्दी से नोट डाउन करोगे, नोट डाउन करोगे, इस पे 2-4 क्वेश्चन देखेंगे और वीडियो को छोटा रखेंगे क्योंकि बस इसी के बेस पे न्यूमेरिकल करेंगे और बाकी चीजें तो हम बता चुके हैं पहले ही, तो बस इस वीडियो को खत्म करेंगे। यदि न्यूमेरिकल पे ध्यान दिया जाए तो मैंने यहाँ 3 न्यूमेरिकल लिए हैं, और बाकी अगर आप लोग NCERT ही उठाओगे पुरानी वाली 9th क्लास की तो उसमें आपको इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिल जाएंगे। बेसिकली सब में इन्हीं बेस पे क्वेश्चंस होंगे। मैंने हर तरह का क्वेश्चन लिया है, एक रिकॉयल ऑफ गन का भी लिया हुआ है, ठीक है, एक नॉर्मल 2 बॉडी के बीच का लिया हुआ है, और एक मैंने लिया हुआ है एक अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, इसमें आपको कुछ सीखने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। बाकी और भी अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन में डाउट आएगा इन तीनों के अलावा कि इस तरह का क्वेश्चन कैसे है, तो अनदर वीडियो में कभी भी मैं आपको बता दूंगा। अगर आप मुझे बोलते हैं कि सर मेरे को ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, चाहे वो NCERT का ही रिलेटेड है, ठीक है, तो अगर आप बोलोगे तो मैं NCERT की भी वीडियो बनाऊंगा जहाँ पर मैं NCERT के सारे क्वेश्चन करा दूंगा, अगर आप चाहोगे तो, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं। कह रहा है ए बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम, एक बॉडी है। देखो बेटा, क्वेश्चन करने का ना बहुत आसान तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप गिवन लिखना सीखो। आप गिवन लिखते चलो, क्योंकि आपकी आंखों के सामने जितनी चीजें डाटा रखा रहेगा ना तो आपको उतना ईजी रहेगा कि हाँ भाई ये सारी चीजें दे रखे, ये निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला कैसे लगाऊं। तो कह रहा है ए बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम, एक बॉडी है जिसका मास दे रखा है 2 किलोग्राम। मैंने बोला m1 यानी एक मास है जिसका नाम है 2 किलोग्राम, जिसका वजन दे रखा है 2 किलो। इनिशियली मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये वाला मास जो इनिशियली मूव कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है बेटा, 10 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद कह रहा है कोलाइड, देखो कोलिजन आ गया, कोलाइड कर रहा है विद अनदर बॉडी, किसी दूसरी बॉडी के साथ कोलाइड कर रहा है, और दूसरी बॉडी का मास कितना दे रखा है, ये m2 कितना दे रखा है बेटा, 5 किलोग्राम एट रेस्ट, जो कि बॉडी किसमें थी, पहले रेस्ट पे थी। इस बॉडी के साथ इस भाई ने क्या कर दिया, कोलाइड कर दिया, पहली वाली बॉडी ने। कह रहे हैं आफ्टर द कोलिजन, जो कोलिजन हुआ तब हमने पहली वाली बॉडी यानी m1 वाले भाई साहब का जब वेलोसिटी देखा तो उनका कितना वेलोसिटी आ रहा था, यानी v1 हमें दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकंड। कह रहा है फिर ये बताओ सेकंड वाले का फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, यानी आपसे v2 की मांग कर रहा है। ये आया समझ में, सबको समझ आया क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अच्छा, आपको पता लग गया, आपने सारा गिवन लिख लिया, सबको देख लो SI यूनिट में है क्या, हाँ ये भी है, ये भी है, ये भी है, सारा SI यूनिट में, यानी चेंज कुछ नहीं करना।
अब क्योंकि कोलाइड कर रहा है तो सबको पता लगेगा अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या लगाएंगे बेटा, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। m1 कितना दे रखा है 2, इंटू में u1 कितना दे रखा है 10, m2 कितना दे रखा है 5, u2 कितना दे रखा है 0, m1 2, v1 1 प्लस m2 कितना दे रखा है 5, v2 कितना दे रखा है यही नहीं पता, यही तो निकालना है। अब v2 को छोड़ के सब कुछ यहाँ ले आओ, 2 10 जा 20, 2 दामा 20, 5 को मल्टीप्लाई करो 0 से तो 0 आएगा, 2 1 जा 2 प्लस में 5v2, 2 यहाँ पर प्लस हो रहा है, देखो प्लस हो रहा है ना, इधर आके क्या होगा माइनस होगा, ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, उसके बाद चलो ठीक है एक साथ कर नहीं करते, कितना आ गया 18 आ गया, यहाँ क्या बचा 5v2, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब इसको काट देंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 3 पॉइंट कितना बच गया 3 बच गया, 6 पंजे 30, ठीक है 3.6 मीटर पर सेकंड v2 हमारा कितना आ गया 3.6 मीटर पर सेकंड। देख लो बेटा सबको समझ आया, 3.6 मीटर पर सेकंड, 3.6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जरा, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है आंसर नंबर 2 बोल सकते हैं। क्या बोला हुआ है, ए बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम, ठीक है। गिवन क्या दे रखा है हमें, बुलेट का मास, बुलेट को मैं मान रहा हूँ m1 मास, तो बुलेट का मास है 20 ग्राम। अब जरा ध्यान से देख लो ये ग्राम में है, चलो अभी पहले सब गिवन डाटा लिख लेते फिर बात करते हैं। फायर फ्रॉम अ पिस्टल, एक पिस्टल से फायर करी जा रही है, पिस्टल का मास यानी m2 हमें दे रखा है 2 किलो, कितना रखा है 2 किलो, विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और ये जो बुलेट चल रही है वो विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चल रही है यानी u1 ऑफ द वेलोसिटी, ठीक है बेटा। देखो समझो क्या है, एक बुलेट है 20 ग्राम की, ठीक है, और पिस्टल है 2 किलोग्राम की, वो जब स्टार्टिंग में तो दोनों किस पे होंगे, रेस्ट पे होंगे ना, स्टार्टिंग में तो दोनों रुके थे, उसके बाद बुलेट फायर करी गई, और बुलेट जो चली है वो किससे चली है, बुलेट चली है भाई साहब 150 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ये पूछ रहा है रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ पिस्टल। रिकॉइल क्या होता है बेटा, जब आप बुलेट चलाते हो, मतलब पिस्टल से बुलेट को चलाते हो तो पीछे की तरफ क्या आता है, जर्क आता है, झटका आता है। जितनी स्पीड से, जिस वेलोसिटी से बुलेट आगे जाती है, कुछ वेलोसिटी से पीछे को क्या आता है, उसी कुछ वेलोसिटी से हमारे पास झटका आता है पीछे। और क्यों, क्योंकि देखो बुलेट जब आगे निकलती है किसी फोर्स से निकलती है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बेटा उस पर कुछ फोर्स लगा तो पीछे भी बैकवर्ड में भी कुछ फोर्स लगेगा। तो हम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के कारण बैकवर्ड में पिस्टल की भी कुछ वेलोसिटी होगी, यानी हमसे v2 पूछ रहा है, यानी पिस्टल की वेलोसिटी हमसे पूछ रहा है, इसी को रिकॉइल वेलोसिटी कहते हैं। अब लगा दो यार, अब तो आसान हो गया, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, है ना, ATCM समझ गया ना, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, है ना, कोई पूछे मत ये ATC1 क्या है, CM क्या है, ठीक है। तो क्या है फॉर्मूला हमारे पास, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। बेटा वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से मिलाओ जरा आंसर, ठीक है। m1 कितना देखा 20, अच्छा हाँ यहाँ पर जल्दी फटाफट देखो, ये ग्राम में है, इसको पहले किलोग्राम में, मैंने बोला ना सबको चेक करो, सब ऐसा यूनिट में, ये भी ऐसा यूनिट में, ये भी है, ये भी है, ये भी है, बट ये नहीं है, तो उसको किलोग्राम में बदल देंगे तो 0.02 किलोग्राम आ गया। चलो लिख लो 0.02 किलोग्राम, इंटू में 0, ये कितना है 2 इंटू में 0 बराबर में 0.02 इंटू में v1 कितना है 150 प्लस में कितना है ये बेटा 2 इंटू में v2, ठीक है। ये तो 0 हो जाएगा पूरा, मल्टीप्लाई करोगे 0 से, इधर का पूरा टर्म 0 आ गया। इधर देखो पॉइंट हटाओगे तो इधर आएगा 2/100 मल्टीप्लाई 150, 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 एक 2 कम 2, 2 एक कम 2, यहाँ 3 बच गया, प्लस में 2v2, यहाँ कितना आया 3 प्लस में 2v2 बराबर में 0, ये 3 प्लस का हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 3 बराबर में 2v2 माइनस 3/2, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो जाएगा, तो कर लो 2 1 जा 2 पॉइंट में, और इधर क्या बच गया 1, ठीक है 0 लग जाएगा, 2 पंजे तो पंजे 10, तो 1.5 मीटर
पर सेकंड v2 आ गया। माइनस का क्यों आया? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी है बेटा, बुलेट आगे वाली वेलोसिटी में जा रही है और क्या नाम है हमारी, क्या नाम, बंदूक की, पिस्टल की वेलोसिटी पीछे की तरफ आ रही है, तो माइनस में आएगी। आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? रिकॉइल वेलोसिटी, इस तरह का क्वेश्चन कर लोगे बेटा, इस तरह का क्वेश्चन पूछता है बार बार, ठीक है। खासकर 11th क्लास में तो पूछेगा ही, 9th को नहीं पूछेगा, 11th को तो पूछता ही है। ऐसे क्वेश्चन 11th में आते हैं यार। और अगर आप 9th के बच्चे हो गए, सीख रहे हो, तो समझ लो आप 11th का एक टॉपिक सीख रहे हो। मैक्सिमम बेसिक जितना भी है 11th की फिजिक्स का, वो 9th से लिया जाता है। यानी अगर आपने 9th अच्छे से पढ़ी है तो समझ लो आपको 11th में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, बहुत सारी चीज़ें सिमिलर है। खैर अब चलो देखो थर्ड क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का। हाउ मच मोमेंटम विल एक्ट ऑन हाउ मच मोमेंटम विल एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 किलोग्राम। हमें एक मास दे रखा है, आंसर नंबर 3। हमें m1 गिवन क्या दे रखा है? हमें एक मास गिवन कर रखा है, गिवन हमें मास दे रखा है कितना? m1 दे रखा है 10 किलोग्राम। क्या रहा है? ट्रांसफर टू द फ्लोर, यानी ये जो 10 किलोग्राम है अपना मोमेंटम ट्रांसफर कर दे रहा है फ्लोर पे, जब वो किसी हाइट से गिर रहा है, 5 मीटर हाइट से गिर रहा है, इसका मतलब डिस्टेंस दे रखा है, कितना दे रखा है? 5 मीटर। अच्छा क्वेश्चन है बेटा। और कह रहा है एक्सेलरेशन, जब हाइट से गिर रहा है तो आप एक्सेलरेशन को यूज करो 10 मीटर पर सेकंड, यानी एक्सेलरेशन भी गिवन है कितना? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कह रहा है कंसीडर दैट ऑब्जेक्ट कम्स एट रेस्ट ऑन फॉलिंग। ये बता रहा है कि जब वो जमीन पे गिर जाएगा तब आप मान के चलना कि वो गिरते ही रुक जाएगा, रेस्ट पे हो जाएगा। ये वाली बात सबको समझ आ रही है? ये वाली बात आपको m1 दे रखा है 10, s दे रखा है 5, a दे रखा है 10, ठीक है। उसके बाद बेटा अच्छा वो चीज हाइट पे आ गई थी तो इनिशियली तो वो क्या है? 0। इनिशियली तो क्या है? 0। और हमें फाइनल स्पीड उसकी पता नहीं। अब मोमेंटम निकालना है आपको कि उसने मोमेंटम कितना ट्रांसफर करा। तो बेटा वो गिरते समय उसके पास कितना मोमेंटम था, पहले तो ये निकाल लेते हैं। और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? m इंटू में v होता है ना। हमें m तो पता ही है, v निकल जाता तो बात बन जाती है। अब 2m मास नहीं रखे तो मैं m ही ले रहा हूँ, v निकल जाता तो बात बन जाती है। और v गिरते समय हमें नहीं पता, निकाल लेते हैं इसको। मोशन की इक्वेशन लगाते हैं। देखो s है, t वाली तो कोई लग नहीं सकती क्योंकि टाइम नहीं दे रखा, तो बिना टाइम वाली मोशन की एक ही इक्वेशन है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू में 2as। तो v स्क्वायर बराबर में हो जाएगा u स्क्वायर प्लस में 2as, v अंडर रूट में u स्क्वायर, अब u की वैल्यू डालो 0 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में 10 इंटू में s कितना दे रखा है? 5। तो v बराबर में ये तो हो गया 0, अंडर रूट में कितना बचा? 5 दूनी 10, 10 10 100। v सॉल्व करोगे कितना आएगा बेटा? 10 आएगा। आ गया ना? वेलोसिटी कितना आया हमारे पास? 10 आ गया। वेलोसिटी आ गया हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड। सबको समझ आया? हमने मोशन की इक्वेशन से वेलोसिटी निकाला। अब ज़्यादा ध्यान से देखो, मोमेंटम देखते हैं। जब वो गिर रहा था, जब वो हाइट से नीचे गिर रहा था, तो गिरते समय उसका मोमेंटम क्या होगा? ठीक है, तो व्हेन इट इज फॉल, जब ये गिर रहा है, व्हेन इट इज फॉल देन मोमेंटम इज व्हाट? मोमेंटम कितना होगा? p इज इक्वल टू में mv। m कितना है हमारे पास? 10 है। और वेलोसिटी कितनी है? 10। तो कितना आ गया? 100 kg मीटर पर सेकंड। मोमेंटम आ गया kg मीटर पर सेकंड 100। उसके बाद कह रहा है कि जब वो नीचे गिर जाएगा, जब वो पूरी तरह से नीचे गिर जाएगा तो वो किस पे आ जाएगा? रेस्ट पे आ जाएगा। तो बेटा अगर तुमसे बोले गिरने के बाद उसके पास फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा? फाइनल मोमेंटम गिरने के बाद तो वो बॉडी किस पे आ जा रही है? रेस्ट पे आ जा रही है। और अगर वो बॉडी रेस्ट पे आ रही है तो फाइनल मोमेंटम यानी वैल्यू गिरने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 0। तो आप वहां पे अगर फाइनल मोमेंटम की बात करो, mv की बात करो फाइनली, तो m तो पता ही है, लेकिन v 0 हो जाने की वजह से फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा? 0। यानी जब गिर रहा था उसके पास मोमेंटम था 100 और गिरने के बाद उसका फाइनली मोमेंटम हो गया 0। यानी उसने कितना मोमेंटम ट्रांसफर कर दिया? पूरा 100 का 100 ट्रांसफर कर दिया, तभी तो 0 बचा। समझो, 100 का 100 मोमेंटम ट्रांसफर कर दिया तभी तो 0 आया, फाइनली 0 तभी तो आया। तो इसने पूछा था कितना ट्रांसफर करा, तो ट्रांसफर कितना करा? मोमेंटम 100 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। आ रहा है समझ में बेटा? आ रहा है? बड़ी प्यार से बात बोलिए ना यार। कोई मास है, इतना है, इतनी हाइट पे रखा है, ये हाइट है उसकी, ये उसकी हाइट है, यानी डिस्टेंस हाइट दे रखी है।
इतनी हाइट पे वो रखा है, उसके बाद ऊपर से उसको छोड़ा गया है, स्टार्टिंग में वो जीरो वेलोसिटी का था, अब गिरते समय उसका मोमेंटम निकालने के लिए हमें v चाहिए था, हमने v निकाल लिया, उसके बाद गिरते समय का मोमेंटम निकाल लिया, उसके बाद फाइनली जब वो गिर गया तो क्वेश्चन खुद ही कह रहा है कि आप कंसीडर कर लो जैसे वो गिर जाएगा तो रेस्ट पे हो जाएगा, रेस्ट पे हो जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, और फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो फाइनल मोमेंटम भी जीरो हो जाएगा। उसने बोला यानी जब वो चल रहा था उस समय और फाइनल मोमेंटम में इसने कितना मोमेंटम ट्रांसफर करा, ये पूछा ना, देखो हाउ मच मोमेंटम विल ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 किलोग्राम ट्रांसफर टू द फ्लोर, फ्लोर पे कितना मोमेंटम ट्रांसफर करा, तो बेटा 100 का 100 ट्रांसफर कर दिया, तभी तो जीरो बचा फाइनली। आया समझ में, आ गया? और नहीं आया तो एक बार पीछे जाओ वीडियो को, ठीक है, दोबारा से क्या करो, पीछे जाओ और उसके बाद दोबारा से चालू करो और फिर देखो, 2-4 बार देखो, आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। बाकी आज इस वीडियो लेक्चर को हमने बहुत छोटा रखा और यहाँ पर हमने सेकंड पार्ट इसका ख़त्म कर दिया, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का, जिसमें से कि मैंने आपको बताया इसमें मैंने 2 चीज़ें पढ़ाई है, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन्स का मोशन एंड द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और आशा करता हूँ आप लोगों को बात समझ आई है।